वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में सूखे और अकाल के बारे में। और जैसा कि ये टॉपिक लगभग नया है एग्जाम्स के लिए, तो इसका जनरली एक क्यूमुलेटिव कंटेंट हमें कहीं भी नहीं मिलता है। मुझे भी लगभग ये लेक्चर रेडी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब ये लेक्चर रेडी है और आप लोगों के सामने है। तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। राजस्थान में जो है सूखे और अकाल के क्या कारण हैं, सूखा और अकाल कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, राजस्थान में इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके हम बात करें तो राजस्थान में कब कब अकाल पड़े हैं और क्या क्या उनके प्रभाव रहे हैं, कहाँ कहाँ पड़े हैं, कहाँ कहाँ नहीं पड़े हैं। इसके अलावा हमने इसमें चर्चाएं की है जो अकाल या सूखे से रिलेटेड राजस्थान में जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के बारे में भी यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेकर आई हूँ। कितनी बंजर भूमि है, ये सारे डेटा भी हैं। तो ये एक कंप्लीट लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। और हाँ, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। तो शुरू कर लेते हैं ये वाला लेक्चर। राजस्थान में सूखा और अकाल, और राजस्थान के लिए कहा भी जाता है तीजो कुरियो आठवो काल। यानी राजस्थान की हम बात करें तो एक शुष्क प्रदेश है और यहाँ पे लगभग हर तीसरे साल कुरियो मतलब अर्ध अकाल आता है, और लगभग हर 8वें साल एक बड़ा अकाल, भीषण भयंकर अकाल पड़ता है। तो यानी कि राजस्थान में सूखा और अकाल आम बात है। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सूखा और अकाल एक ही है या अलग अलग है, और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली चीज समझिए, जो सूखा होता है वो बेसिकली एक मौसमी घटना है कि यानी कि जल की अगर कमी हो जाए, यानी कि वर्षा औसत वर्षा से अगर कम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सूखे की स्थिति कहते हैं, जब शुष्कता एरिडिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अकाल बेसिकली संसाधनों की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी है। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि अकाल जरूरी नहीं है सूखे के कारण हो। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा है कि भारत में जो अक्सर अकाल पड़ता है उसकी वजह सूखा ना होकर जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला है, उसकी प्रॉपर कमी है। अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा में, आपने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा कि 2 रुपए किलो में भी कोई आलू खरीदने को तैयार नहीं है और किसानों ने अपने आलू टमाटर जो है रोड पर फेंक दिए हैं। जबकि आपने महसूस किया होगा कि अपने आसपास जो है हमने शायद ही 20 या 30 रुपए से कम किलो पर जो है आलू खरीदा होगा। तो यानी जब हम इतना दाम पे कर रहे हैं, कई बार तो टमाटर के भाव आप देख सकते हो कितने ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि टमाटर नहीं है। वहीं पंजाब हरियाणा का किसान आलू टमाटर को रोड पे फेंक रहा होता है। तो यानी कि एक जगह इतना ज्यादा है कि वो लोग फेंक रहे हैं और एक जगह इतना कम है कि दाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है। तो इसी वजह से अक्सर अकाल पड़ता है कि वहां पर खाने को चीजें नहीं होती क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो अमर्त्य सेन जी का ये कहना था कि अकाल जो है वो बेसिकली मिसमैनेजमेंट है, जो है प्रबंधन का अभाव है। तो सूखा और अकाल दोनों अलग है। अकाल मतलब अकाल सूखे की वजह से भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन सूखा जो है मौसमी घटना है। अब सूखे के प्रकार की हम चर्चा करें तो जनरली सूखा होता है मौसमी सूखा, यानी कि जब वर्षा औसत से कम हो तो हम उसे मीटरोलॉजिकल ड्रॉट या मौसमी सूखा बोलते हैं। दूसरा होता है जल सूखा, यानी कि वर्षा इतनी कम हो कि जो आसपास के पोखर तालाब है वो सूखने लग जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल सूखा, कि जल की कमी हो जाए। तीसरे लेवल पे जाए तो कृषि सूखा, यानी जल की भी इतनी कमी हो गई कि अब कृषि फसल खराब होने लग गई है, तो कृषि खराबा हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कृषि सूखा। और लास्ट में नागरिक युद्ध, यानी इतनी ज्यादा फसल खराब हो जाए कि खाने पीने को ना रहे और लोग एक दूसरे से खाने पीने की चीजों पर लड़ने लगे और सिविल वॉर, नागरिक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो ये सूखे की चरम सीमा है। तो जनरली इन्हें सूखे के प्रकार बोला जाता है, जो बेसिकली स्टेप्स है सूखे के, ये सबसे भीषण है और ये सबसे कॉमन है। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सूखे को 2-3 तरीके से देखा जाता है। एक तो जल सूखा कि जल ना हो, दूसरा भोजन ना हो, और तीसरा जो है चारा ना हो, ठीक है, यानी कि जल काल, अन्न काल और तृण काल, ठीक है, ये 3 तरीके से बोला जाता है। और जब तीनों की ही कमी हो जाती है, जल, भोजन और चारा, तो हम उसे कहते हैं त्रिकाल। राजस्थान में इसे कहा जाता है त्रिकाल, जब तीनों ही कम हो जाते हैं और ये महा अकाल का रूप होता है। चारा
राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसकी वजह यह कि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, कृषि की संभावनाएं कम है, तो यहाँ पे ज्यादातर पशुपालन किया जाता है और पशुपालन के लिए चारा इंपॉर्टेंट है, वरना पशुओं की जो है डेथ होने लग जाती है, तो इसलिए चारा भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये तीनों जब होते हैं तो उसे त्रिकाल बोलते हैं, जो कि महाकाल होता है। तो जल काल, भोजन काल, चारा, तीनों की कमी हो, यानी जल काल हो, अन्न काल हो, तृण काल हो, तो उसे हम बोलते हैं त्रिकाल। तो राजस्थान में जनरली सूखे के ये प्रकार बताए जाते हैं। आगे हम चर्चा करें कि राजस्थान में सूखे के क्या कारण है। तो इसके कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ मानवीय कारण है, कुछ आर्थिक कारण है। तो प्राकृतिक कारणों की हम चर्चा करें तो जैसा कि राजस्थान की जलवायु ही शुष्क है। क्यों शुष्क है इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अरावली की स्थिति, इसके अलावा यहाँ की मृदा, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, वायु दाब का उच्च होना, ये सारी चीजें जो है यहाँ की शुष्क जलवायु के लिए जो है काम करती है कि यहाँ की शुष्क जलवायु हो गई है। तो शुष्क जलवायु क्यों है, ये सब हम पिछले लेक्चर से पढ़ चुके हैं, नहीं देखे हैं आपने तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे राजस्थान ज्योग्राफी की, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो प्राकृतिक कारण में तो एक तो यह है कि जलवायु ही शुष्क है, इसलिए ऑब्वियसली सूखा पड़ता ही रहता है। आगे हम बात करें, यहाँ का तापमान उच्च है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिससे सूखा पड़ता है। वर्षा की अपर्याप्तता, अनियमितता, राजस्थान में बात करें तो अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा बहुत दूर से चलकर आती है, जिससे कि उसमें राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता कम रह जाती है। यही वजह है कि राजस्थान में वर्षा की अपर्याप्तता रहती है। साथ ही क्योंकि भारत में ही मानसून अनिश्चित रहता है, तो राजस्थान में भी मानसून अनिश्चित रहता है, तो इस वजह से भी सूखे की स्थिति बनती है। आगे हम बात करें, राजस्थान में वनों का अभाव है, तो वनस्पति, जैसा कि हम बोलते हैं वन वर्षा को बुलाते हैं, अब वन ही नहीं है तो वर्षा कैसे आएगी, तो वनों के अभाव के कारण सूखा पड़ता है। नियतवाही नदियां नहीं है, चंबल की बात करें, चंबल के अलावा और कोई ऐसी नदी नहीं है जो नियतवाही हो, इस कारण यहाँ सूखा पड़ता है। उच्चावच के ढाल स्वरूप में परिवर्तन, जैसा हम बात करें अरावली को अलग अलग जगह से अवैध खनन के कारण काट दिया गया है, जिसके कारण अब अरावली मरुस्थलीकरण के विस्तार को नहीं रोक पाती, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है। ज्यादा ऊंचा भी अरावली नहीं है, जिसके कारण वर्षा, पर्वतीय वर्षा जो है उसकी संभावना राजस्थान में कम हो जाती है। अनाच्छादन से बालू की मात्रा में वृद्धि और विस्तार, वही अरावली के कटाव के कारण जो बालू मृदा है वो पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंच रही है और सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो ये सब हो गए प्राकृतिक कारण। फिर हम देखें मानवीय कारण। मानवीय कारणों की चर्चा करें तो वनों की अनियंत्रित व अतार्किक कटाई, यानी कि हम जो वनों को काट रहे हैं लगातार, उसके कारण जो है सूखे की स्थिति बार बार बनती है, क्योंकि वही बात है कि वन वर्षा को बुलाते हैं, वन हमने काट दिए तो वर्षा जो है आकर्षित नहीं होती। भूजल का अंधाधुंध विदोहन, क्योंकि अब कृषि कार्य धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण अधिक जल की आवश्यकता है। तो अधिक जल की आवश्यकता वर्षा से नहीं पूरी होगी तो कहां से पूरी होगी, भूमिगत जल से होगी। तो उसको हम जब अंधाधुंध विदोहन कर रहे हैं तो उसकी भी कमी होती जा रही है, तो अल्टीमेटली सूखे की स्थिति बनती है। पारिस्थितिकी असंतुलन, ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो हम जैसा कि देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, अरावली को हमने काट दिया है, सेम की समस्या है, ये सारी चीजें क्या है, पारिस्थितिकी असंतुलन है, जिसकी वजह से भी सूखे की स्थिति बढ़ रही है। प्रदूषण समस्या है, प्रदूषण, भूमि प्रदूषण देख लीजिए बढ़ता जा रहा है, मृदा प्रदूषण है ना, कृषि कार्यों में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनकी वजह से, कुछ हमने अति सिंचाई कर दी है जहां पर भी सिंचाई मिल गई है, तो इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कि सूखे की समस्या बढ़ती है। पेयजल की कमी है, पेयजल की कमी, पीने के लिए पानी नहीं है, काफी कुछ इवेपोरेट हो जाता है, जो हमारे परंपरागत तकनीकें हैं जल संरक्षण की उनको हम खोते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि राजस्थान में सूखे की स्थिति बार बार हो रही है। आगे हम चर्चा करें तो कुछ आर्थिक कारण है इसके, इकोनॉमिक रीजन जिनकी वजह से सूखा पड़ रहा है या अकाल पड़ रहा है बेसिकली। तो मरुस्थलीय प्रदेश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पिछड़ी है क्योंकि भाई वैसे शुष्क प्रदेश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो राजस्थान भी ऑब्वियसली कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर कृषि कार्य अच्छा हो नहीं सकता, तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली पिछड़ी हुई है, जिसका प्रभाव हम सूखे के रूप में देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम ज्यादा अच्छी तकनीकें यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम देखें सीमित संसाधन, संसाधन सीमित है, कैसे संसाधन, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो कार्यबल के रूप में हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, जल नहीं है, मृदा अच्छी नहीं है, ये सारे संसाधनों की कमी की वजह से यहाँ पे जो है सूखा पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का बोझ है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र में 40% जनसंख्या रहती है, जो किसी भी मरुस्थल में सर्वाधिक है। तो ये बात देखिए, तो जनसंख्या वृद्धि, इतना बोझ, मरुस्थल में कुछ पैदा नहीं हो रहा लेकिन खाने वाले इतने लोग हैं, तो इसकी वजह से भी जो है सूखे की स्थिति बनती है कि हम उतना उत्पन्न नहीं कर पाते।
पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। राजस्थान जो है भारत के शीर्षस्थ राज्यों में है जहां पे पशुधन की संख्या अच्छी है। तो पशुधन की शीर्ष संख्या वाला जो है राज्य है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पशुओं के लिए भी हमें भोजन पानी सब चाहिए और संसाधन है नहीं, तो सूखे की स्थिति बनती है। तो ये सारे कारण हैं। अब सूखे के दुष्परिणाम क्या है, यानी सूखा हो गया तो उससे क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला तो कृषि फसल नष्ट हो जाती है, और कृषि फसल नष्ट हो जाती है तो वो तो क्या हो गया, अल्टीमेटली भोजन पानी की ही, भोजन और चारे की ही असुविधा हो गई। इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं बनता। कैसे, जैसे मान लो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए। अब कृषि फसल खराब हो गई तो गन्ना खराब हो गया, गन्ना खराब हो गया तो चीनी उद्योग को क्या मिलेगा, तो कच्चा माल मिलेगा ही नहीं। तो कच्चे माल का संकट, तो उद्योगों पे भी संकट आ जाता है। श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी, जब किसी इंसान को खाना पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता ऑटोमेटिकली घट जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है इससे। जनता की क्रय शक्ति में ह्रास, इंसान के पास पैसा ही नहीं है, भोजन पानी नहीं है ना, तो कुछ पैसा नहीं है तो खरीदेगा कैसे, तो क्रय शक्ति की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है पूरी अर्थव्यवस्था में। आगे हम बात करें औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, है ना, कच्चा माल नहीं है, श्रमिकों की कार्य क्षमता नहीं है तो उत्पादन में गिरावट हो जाती है। इसके अलावा बेरोजगारी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, क्योंकि पैसे नहीं है तो लोग, इंसान मांग नहीं करेंगे किसी चीज की, ठीक है, तो वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, तो उससे उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही वनों का विनाश होता है कि भाई जैसे मान लो अगर मान लो इंसान सोचता है कि फिर चलो विकास कैसे किया जाए, तो वनों से दोहन करने लग गए तो वनों का विनाश हो रहा है। साथ ही जैसे मान लो गैस के लिए पैसे नहीं है तो क्या किया, पेड़ की लकड़ी ले ली। तो इस तरीके से हर चीज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है सूखे के दुष्परिणाम है। अब इसको कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, कुछ तो अल्पकालीन उपाय हो सकते हैं कि यानी हम हैंड टू हैंड करें। जैसे ही सूखे की स्थिति बनी तो तुरंत हमें जो उपाय करने हैं वो अल्पकालीन उपाय, शॉर्ट टर्म में, और एक होते हैं दीर्घकालीन उपाय कि भविष्य में कभी सूखे की स्थिति हो तो उसका प्रभाव भविष्य में कम रहे, तो उसके लिए हम क्या है दीर्घकालीन उपाय करेंगे, जो हैंड टू हैंड तो नहीं हो सकते लेकिन थोड़े समय के बाद हो सकते हैं। तो हम बात करें अल्पकालीन उपाय यानी शॉर्ट टर्म, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो हर साल वार्षिक योजना बनाई जाए जिसमें कुछ नियमित प्रावधान हो, जिससे सूखे की व्यवस्था, सूखे के समय अनिवार्य व्यवस्थाएं की जा सके, कि जैसे बजट एलोकेट कर दिया जाए हर साल योजना में कि भाई हर साल ही लगभग सूखा पड़ रहा है, तो आप एक बजट डिसाइड कर दो कि जैसे ही सूखा पड़े इस बजट से भोजन पानी की व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध करानी है। दूसरा, राहत कार्यों का पहले से निर्धारण हो और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाए कि वहां पे लोगों की जो है जान माल की हानि कम से कम हो। आगे हम देखें जो प्रयासरत संस्थाएं हैं और उनसे संबंधित कार्यों में समुचित समन्वय हो। जैसे मान लीजिए अगर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं तो खाना अगर आपको वितरित करना है तो ऐसा ना हो कि जो वितरण करने वाली संस्थाएं हैं वो ये कहें कि ट्रक उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो उनमें पूरे उनके जो कार्य हैं और उनकी जो संस्थाएं हैं उनमें एक समन्वय होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से डिसाइड होनी चाहिए। राहत कार्यों में जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी इससे निपटा जा सके। जैसे ही सूखे की स्थिति हो गई तो हैंडपंप और ट्यूबवेल जो है खुदवा देने चाहिए जिससे पानी की कमी को कम किया जा सके। चारे की व्यवस्था करना, चारा जिससे पशुधन को जो है संभाला जा सके। आबियाना माफ करना, आबियाना क्या होता है, आबियाना एक प्रकार का जल कर होता है, ठीक है, जल पर लगने वाला कर, तो इसको माफ कर दिया जाना चाहिए आबियाना को, ठीक है। तो ये हो गए कुछ शॉर्ट टर्म और हम बोल सकते हैं अल्पकालीन उपाय। फिर कुछ है दीर्घकालीन उपाय जो हमें लॉन्ग टर्म में करने हैं। क्या क्या है वो, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, कि हमें जो सिंचाई सुविधाएं हैं, इरिगेशन है, उसको अगर हम एक्सपेंड कर दें तो कभी अगर वर्षा कम भी हो, सूखे की स्थिति हो, तो क्या हो, हम सिंचाई के माध्यम से अपनी कृषि फसलों को बचा सकें, अपने पशुधन को बचा सकें। तो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना। अब हैंड टू हैंड तो ये चीजें हो नहीं सकती कि आज सूखा पड़ा तो आज नहर खोद दी, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहर खोदने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आज हम सोचेंगे तब 10 साल बाद हमारे पास सारी संसाधन होंगे। तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और उपलब्ध जल संसाधनों का हमें दीर्घकालीन और उचित प्रबंधन करना है, यानी जो भी अभी हमारे पास वाटर है, सरफेस वाटर हो चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, उन सभी को लॉन्ग टर्म के लिए अभी से मैनेज करके चलना, कि इस तरीके से काम लेना कि कहीं पर अति सिंचाई भी ना हो और कहीं पर जो है निम्न सिंचाई भी ना हो, एक ऑप्टिमम लेवल, अनुकूलतम स्तर होना चाहिए। फिर विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना, कुछ ऐसे स्पेशल संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए जो इस संदर्भ में योजनाएं बना सके, जिनके पास एक्सपर्टाइज हो। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, ये जो राजस्थान में अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनके जो है इनके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। इन प्रोग्राम्स के बारे में हम आगे अभी
पढ़ेंगे। आगे हम देखें तो वृक्षारोपण किया जाए, है ना, अभी से वन लगाए। एक पेड़ को बढ़ने में लगभग 20 साल लग जाते हैं, तो आज तो पेड़ उगेगा नहीं लगाते, तो आज हम लगाएंगे तो 20 साल बाद की तैयारी होगी। फिर अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना, कि जितने भी जो कार्य हो रहे हैं अकाल राहत के, उनमें बाकी अर्थव्यवस्था में जितने भी कार्य चल रहे हैं उनसे समन्वय हो जाए कि भाई इसको प्रायोरिटी दी जा सके और बाकी सारे संसाधनों को इसके साथ जोड़ के काम किया जा सके। फिर सुलभ जल क्षेत्रों का पता लगाकर उन जल संसाधनों का विदोहन करना कि कहां कहां पर जल उपलब्ध है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर की मैपिंग चल रही है अभी इन दिनों, सरकार करवा रही है, तो कहां कहां पर जल है, भूमिगत जल, उसकी मैपिंग करके और उनका कैसे हमें विदोहन करना है कि अभी की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी दोनों जो है सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सके, इस बारे में हम जो है सुनिश्चित करने के लिए। फिर कृषि वानिकी, चारागाह भूमि विकास को प्रोत्साहन देना। तो कृषि वानिकी क्या होती है, जब जैसे मान लीजिए खेत है, खेतों की मेड़ पर आपने वृक्ष उगा दिए, तो यानी आपने वृक्ष और फसल दोनों एक साथ उगा रखे हैं, उसे बोलते हैं कृषि वानिकी। और इसके अलावा चारागाह भूमि विकास, तो चारागाह बनाना, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मरु प्रदेशों में जो बालू टिब्बे हैं यानी कि बालू का स्तूप है, उनके स्थिरीकरण के प्रयास किए जाने चाहिए, यानी उनको किसी तरीके से स्टेबल किया जाना चाहिए, उनका पूरब की तरफ विस्तार को रोकना चाहिए। तो किसी तरह का बैरियर लगा दिया, अवरोधक लगा के इनको विस्तार होने से रोकना है। उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन प्रबंधन, यानी जो भी जल संसाधन है उनको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यूज करना है। पर्यटन को आकर्षक बनाया जाए, भाई सूखा हो गया तो कृषि खराब, पशुधन भी हमारा जो है हानि होती है, तो पर्यटन एक ऐसी चीज है जो उस कंडीशन में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से रख सकता है। और भारत, राजस्थान में इतने सारे किले हैं, इतने सारे स्मारक हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से प्रमोट किया जा सकता है, तो पर्यटन को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। तो ये सब थे जो है हमारे दुष्परिणाम या हम जो उपाय कर सकते थे। अब इससे जुड़े तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे, वो भी मैं एक बार आपको इस लेक्चर में लेकर आई हूँ, फटाफट से देख लेते हैं इनको। 1987 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था वो 20वीं सदी का सबसे भयंकर अकाल था। इसे महाअकाल या त्रिकाल कहते हैं। यहाँ पे कोई भोजन, पानी, चारे तीनों की कमी हो गई थी, ये त्रिकाल था और 20वीं सदी का सबसे भयंकर अकाल था। फिर हम बात करें 1842-43 में, तो विक्रम संवत 1900 और 1901 था ये, इसे सहसा मूत्सा कहा गया है। ठीक है, 42-43 में जो अकाल पड़ा था उसे सहसा मूत्सा कहते हैं। इसके अलावा 1783 का जो अकाल था इसे चालीसा अकाल कहते हैं, क्योंकि ये 1840 विक्रम संवत था, तो इसे चालीसा अकाल कहते हैं। कौन सा? 1783 का अकाल। इसके अलावा हम बात करें तो 1812, 1813 ये जो अकाल पड़ा था इसे पंचकाल कहते हैं। 1866 से 69 फिर एक त्रिकाल पड़ा था। हम बात करें 1899, 1900 से छप्पनिया का अकाल कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये विक्रम संवत 1956 था, तो इसे छप्पनिया का अकाल कहते हैं। वैसे भी राजस्थान में 56 के आंकड़े बहुत है, 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां और छप्पनिया अकाल। ठीक है, आगे हम बात करें 1999-2000, तो स्वतंत्रता के बाद राज्य में अकाल रहित वर्ष था कि इस समय अकाल नहीं पड़ा था। फिर हम बात करें 2000-2001 में धौलपुर को छोड़कर पूरे राज्य में अकाल पड़ा था। 2009-10 की बात करें तो राजस्थान के 27 जिलों में अकाल पड़ा था। तो यानी अकाल लगभग आप देख सकते हो कि कॉमन है, राजस्थान में बार बार पड़ रहा है। साथ ही हम बात करें खेड़ाऊ या गोलू, गोलू किसे कहते हैं, खेड़ाऊ किसे कहते हैं, कि जब भी अकाल पड़ जाता है तो मवेशियों को चारे और पानी के लिए किसी सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो खेड़ाऊ या गोलू कहलाता है, जो कि उन पशुधन को बचाने के लिए दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड जो थे, इन्होंने क्या कहा, राजस्थान में सूखा और अकाल बार बार पड़ता है, तो अकाल और सूखे की समस्या को इन्होंने प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। इस तरह की स्टेटमेंट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कुछ अकाल राहत कार्यों की बात कर लेते हैं। 1891-92 में अकाल पड़ा था। अकाल राहत कार्यों के दौरान अजमेर में बनवाई गई थी फॉय सागर झील। कहां पर है? अजमेर में अकाल राहत कार्यों के दौरान बनवाई गई थी 1891-92 में। और हम बात करें राजसमंद झील की, तो 1662 में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय अकाल राहत कार्य के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, जो कि राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य था। ठीक है, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। राजस्थान में बात करें तो 2002-2003 का जो अकाल था वो 100 वर्षों का भीषण अकाल था और इसे मैक्रो ड्रॉट या वृहद अकाल भी कहते हैं। राजस्थान के निर्माण के बाद, राजस्थान का निर्माण हुआ 1956 में, उसके बाद 1959-60
73 74, 75 76, 76 77, 90 91 और 94 95 को छोड़कर लगभग हर साल राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में अकाल पड़ता है। ठीक है, अब हम कुछ परियोजनाओं की बात कर लेते हैं जो सूखे और अकाल से संबंधित है। सबसे पहली है जल संभर विकास परियोजना। जल संभर क्या होता है? जल संभर बेसिकली सपोज मान लीजिए दो नदी तंत्र हैं, जैसे राजस्थान में एक तो अरब सागर की नदियां हैं, एक बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। तो इन दोनों को जो विभाजक रेखा अलग करती है, जैसे राजस्थान में अरावली इन दोनों को अलग करती है, तो अरावली क्या कहलाएगा? जल संभर कहलाएगा। तो दो समीपवर्ती नदी प्रणालियों के बीच एक विभाजक रेखा जल संभर कहलाती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक भूमि हो सकती है, जंगल हो सकता है, कृषि क्षेत्र हो सकता है, कृषि अकृषि क्षेत्र हो सकता है, कैसा भी क्षेत्र वो हो सकता है जहां से जल संभर स्थित हो। तो हनुमंतराव समिति आई थी, इसने 1995-96 से ये कहा कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जो आधार बनाया जाए वो जल संभर को बनाया जाए, यानी जल संभर बेस्ड जो है विकास किया जाए। और इसके लिए मिनिमम एरिया जो हो, जल संभर का मिनिमम एरिया 500 हेक्टेयर लगभग होना चाहिए और जहां तक संभव हो एक गांव के लिए इसे निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें हम बात करें तो जल संभर की जो योजनाएं होती हैं उसके अंदर निजी भूमि भी शामिल की जाती है, सामुदायिक भूमि तो रहती है और उजड़ी वन भूमि भी इसके अंतर्गत शामिल की जा सकती है। कृषि भूमि नहीं करते लेकिन निजी भूमि इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है? पौधशालाओं की स्थापना, इसके अलावा रोजगार दिलाने वाले काम जैसे बांध बना दिए, तालाब बना दिए, कृषि वानिकी हो गई, चारागाह का विकास हो गया, ये सब काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। इनमें उन्हीं गांवों को जल संभर परियोजनाओं के अंतर्गत चयन किया जाता है जहां पे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी जन सहभागिता जहां पर हो सके, श्रम और कच्चे माल का लोग जो है योगदान कर सके, सिर्फ वहीं पर ये परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इसका लाभ क्या होता है कि जल संभर विकास के लिए जो जितनी भी गतिविधियां हैं उनको समन्वित कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान में हम बात करें तो मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही राजस्थान में जैसे हम देखते हैं कि बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम जल संभर के अंतर्गत आ गए। तो जल संभर एक एकीकृत प्रोग्राम हो गया जिसने सभी को समन्वित कर दिया। तो इससे क्या है, डेवलपमेंट अच्छा हो पाता है और जो संसाधन प्रणाली है उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकता है। मिट्टी और नमी का संरक्षण भी इसके अंतर्गत कर लेते हैं, कृषि वानिकी कर लेते हैं, वन रोपण हो गया, चारागाह विकास, बागवानी, सुअर पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, ये सब एक्टिविटीज यहाँ पर की जा सकती है। आगे हम बात करें तो इन योजनाओं का उद्देश्य ये रहता है कि एक तो सूखे का प्रभाव दूर करना, कि जो भी सूखे के दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनको दूर किया जा सके और जो कृषि क्षेत्र है इनमें प्रॉपर उत्पादन किया जा सके, यानी कृषि खराबा कम से कम हो और जल और जितने भी प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग किया जा सके। जल संभर दृष्टिकोण से जो स्थल विशेष के संसाधन होते हैं उनको उपयोग करते हुए उनको विकसित किया जाता है और उनको जोड़ दिया जाता है, यानी उस क्षेत्र के जल संभर के जितने भी संसाधन हैं उनको विकसित करके जोड़ा जाता है। अगली जो परियोजना बेसिकली जल संभर विकास परियोजना के अंतर्गत ही आती है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो वर्ष पर आते हैं कि कब शुरू हुई थी। तो 1974-75 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत में 8 पूर्वी जिलों को शामिल किया गया था। अब इस कार्यक्रम में हम बात करें तो राज्य के 11 जिले और उन 11 जिलों के 32 ब्लॉक्स शामिल हैं। ठीक है, तो 11 जिलों के 32 खंड इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो सूखा संभावित क्षेत्र है जहां पर सूखा पड़ सकता है उनको उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, भूमि और जल संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना है। इसके अलावा अप्रैल 1995 से जो 75% इसके अंदर पार्टिसिपेशन है वो केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार का रहता है। तो इसके अंदर अभी कितना है गवर्नमेंट का, 75-25 का इसके अंदर अनुपात है। ठीक है, तो 74-75 से शुरू हुई थी योजना और 75-25 का इसके अंदर अनुदान है। अगली है मरु विकास परियोजना, ये भी जल संभर के अंतर्गत है और राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पर 100% केंद्र प्रवर्तित है। ये याद रखेंगे, 100% केंद्र प्रवर्तित है ये, और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। शुरू किया गया था ये 77-78 में और 12 मरुस्थलीय जिलों में शुरू किया गया था। अभी वर्तमान की बात करें तो 16 जिलों के 85 खंडों में ये योजना संचालित है। 1999 से नए प्रोजेक्टों के लिए केंद्र और राज्य का अंश इसमें भी क्या है, 75-25। शुरुआत में ये 100% केंद्र सरकार की थी, अभी 75-25 के अनुपात में ये चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना,
है ना, यानी मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थल क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार करना, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है और इस मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना है। ठीक है, तो ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखें तो भूमि और जल संरक्षण, भूजल अन्वेषण और दोहन, कितना भूमिगत जल कहां पर है उसको खोजना और उसका दोहन करना, चारागाह विकास करना, वन विकास करना, सिंचाई सुविधा, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? एक तरह से वनारोपण ही होता है ना, पेड़ लगाना, वन की कृषि एक तरह से, वो क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाती है। टीलों का स्थिरीकरण, जो बालू का स्तूप शिफ्ट हो रहे हैं उनको रोकना, ये सब इसके अंतर्गत इन कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो यहाँ से जो है एनालिटिकल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगला है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये भी जल संभर का ही भाग है और ये शुरू किया गया था 89-90 में और 95-96 में जो हनुमंतराव समिति के हिसाब से जल संभर कार्यक्रम बनाया गया था, उसमें तीनों को जोड़ दिया गया था। कौन कौन से? सबसे पहला सूखा संभावित क्षेत्र 74-75 से शुरू हुआ था, फिर मरु विकास 77 का, तो उसको जोड़ दिया गया और लास्ट में ये बंजर भूमि IBDP 89-90 में शुरू हुआ था और 94-95 में किसके अंदर जोड़ दिए गए? ये सब जल संभर के अंतर्गत जोड़ दिए गए। राजस्थान के शुरुआत में इसमें 10 जिले थे, उन 10 जिलों में 92-93 से व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, यानी इसको कन्वर्ट कर दिया गया IWDP में। पहले था ये बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, फिर हो गया व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। बैरन लैंड डेवलपमेंट था, फिर ये वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बना दिया गया 92-93 से। तो अगर IWDP पूछे तो शुरुआत हुई थी 92-93 से, और अगर पूछे कि ये कब से है आपका IBDP, तो ये 89-90 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों को अलग अलग। आगे हम बात करें IWDP की, जो व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य गैर वन क्षेत्र में जलाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारा और घास पैदा करना है। यानी जो गैर वन क्षेत्र है जहां यहाँ पर पहले से बन रही है, वहां पर लकड़ी, इमारती लकड़ी यानी जलाने की लकड़ी, ईंधन लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारा और घास पैदा करना है, जिससे ग्रामीण समुदाय की जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। किसी भी व्यर्थ भूमि पर जो किसी काम नहीं आ रही, किसी काम के योग्य नहीं है, वहां पर ये सब उगाना है। ठीक है, इसमें राज्य के 18 जिले अभी वर्तमान में शामिल हैं। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय पड़ती विकास भूमि बोर्ड है ना, पड़ती भूमि विकास बोर्ड ने पड़ती भूमि को 13 वर्गों में बांट रखा है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक पड़ती भूमि कहां पर है? चूरू में है। एक तो क्वेश्चन आता है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहां पर है, तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है जैसलमेर में। पड़ती भूमि क्या होती है? पड़ती भूमि जो कृषि योग्य हो लेकिन उस पर कृषि नहीं की जा रही हो, तो वो सबसे ज्यादा कहां पर है? चूरू में। क्यों? क्योंकि चूरू में कोई भी नदी नहीं है। आपको पता है राजस्थान के 2 जिले बीकानेर और चूरू, जहां कोई नदी नहीं है। बीकानेर में तो लगभग ये मान लो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई, पर चूरू में तो लगभग कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत शुष्क है। ऊपर से कैसी है? अपन को पता है अर्घ प्रकार का मरुस्थल है, क्योंकि वहां पे क्या मिलते हैं हमको? बरखांस मिलते हैं। पढ़ा था हमने शेखावाटी में सबसे ज्यादा और स्पेशली चूरू में सबसे ज्यादा बरखान मिलते हैं। तो वहां पे रेतीला मरुस्थल है, तो बिल्कुल भी कृषि नहीं की जा सकती, तो पड़ती भूमि रहती है। कृषि की जा सकती है लेकिन कृषि की नहीं जाती है क्योंकि पानी नहीं है। तो सर्वाधिक पड़ती भूमि चूरू में है, व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है। राज्य में न्यूनतम पड़ती भूमि है भरतपुर में। भरतपुर में लगभग कोई भी पड़ती भूमि नहीं है, यानी जो भी कृषि योग्य क्षेत्र है उस सभी पर कृषि होती है। सर्वाधिक लवणीय भूमि, खारी भूमि कहां पर है? तो पाली में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड जो है उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ये अलग अलग एग्जाम से मैंने क्वेश्चन निकाल के उनको कई फैक्ट्स में डाल लिया है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो इस जो हमने देखा था IBDP प्रोग्राम, इसका कार्य करता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये परियोजना आती है। आगे हम चर्चा करें, मैं कुछ डेटा लेकर आई हूँ भूमि उपयोग का। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि राजस्थान में जैसे कुछ चीजें जो मैं यहाँ दिखाना चाह रही हूँ, बंजर भूमि कितनी है? तो राजस्थान के लगभग 11.18% क्षेत्र पर क्या है? बंजर भूमि है। सरकारी आंकड़ों से ये डेटा लिया है मैंने, तो एकदम ऑफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें पड़त भूमि कितनी है? 5.79% है। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हैं चारागाह और गोचर भूमि कितनी है? तो 4.87% है। कृषि के अतिरिक्त अन्य योग्य भूमि के अंतर्गत कितनी है? 5.74 है। वन कितने क्षेत्र पर है? वानिकी के अंतर्गत है 8.03। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में 53% भूमि है। तो इस तरीके से ये सारा डेटा इस टेबल के अंतर्गत आपको मिल जाएगा।
आगे हम चर्चा करें मरुगोचर योजना। मरुगोचर योजना क्या है कि राजस्थान के मरुस्थलीय जो जिले हैं उनमें पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हैं उनकी बहाली करना और प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपायों के लिए 2003-4 से ये योजना शुरू की गई थी राजस्थान के 10 जिलों में। बेसिकली वही हमारे ट्रेडिशनल वाटर कलेक्शन और वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स को इसमें दोबारा से जीवित करना है। कुछ आपदा प्रबंधन की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन की हम बात करें तो राज्य में अकाल से निपटने के लिए 24 अक्टूबर 1951, याद रखेंगे आजादी के महज 4 साल बाद ही 24 अक्टूबर 1951 को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि अकाल यहाँ पे हमेशा पड़ते ही रहते थे। इसके अलावा बात करें प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना की गई 1990-91 में। प्राकृतिक आपदा कोष, यह है प्राकृतिक आपदा सहायता कोष 90-91 में, और प्राकृतिक आपदा कोष की स्थापना की गई थी अप्रैल 1995 में 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो आपदा सहायता कोष 90-91 और आपदा कोष अप्रैल 1995। आगे हम बात करें राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम। जब पूरे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल हैजार्ड्स है ना एक्ट आया, उसी समय राजस्थान में भी आया 2005 में, और राजस्थान में लागू किया गया इसे 1 अगस्त 2007 से। इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम इसकी धारा 14 की अनुपालना में किया गया, और ये कब से किया गया? 6 सितंबर 2007 से बनाई गई। ठीक है, तो 1 अगस्त 2007 से अधिनियम लागू हुआ और 6 सितंबर 2007 से एसडीएमए बना दिया गया। और एसडीएमए का जो अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और एसडीएमए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं हर राज्य में। ठीक, आगे हम बात करें राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति। तो फिर नीति बनाई गई 2007 में, कब? 25 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, देखो लागू हुआ था अधिनियम कब? अगस्त 2007 में। अथॉरिटी बनी थी 6 सितंबर 2007 को, और ये बना था आपदा प्रबंधन नीति आई थी 25 अक्टूबर 2007 को, जिसके अंतर्गत राज्य आपदा राहत कोष। ठीक है, याद रखेंगे पहली वाली थी प्राकृतिक आपदा सहायता कोष। ठीक है, और ये है राज्य आपदा राहत कोष। तीनों अलग अलग है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, अलग से याद रखेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 3:1 का, वही यानी 75-25 का रेशियो रहता है। ठीक है, फूड स्टैम्प योजना आई थी 15 अगस्त 2004 से। इसके अंदर जो है सूखे के समय का भोजन की व्यवस्था थी। राजस्थान राहत कोष क्या है? इसका गठन किया गया 2005-6 में। ये अलग है कोष, है ना, अलग अलग पॉइंट्स हैं ये, तो ध्यान रखेंगे इनको। तो गत 3 दशकों में हम बात करें तो राजस्थान में 90% से अधिक गांव अकाल व सूखे से पीड़ित रहे हैं। 2002 और 2003 में सबसे ज्यादा रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा था? 20वीं सदी का सबसे भयंकर बृहद अकाल कहा था। राजस्थान विशेष आवास योजना, ये क्या है? 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवार को पूर्णतः क्षतिग्रस्त अगर आवास हो जाए तो उसके पुनर्निर्माण के लिए 50,000 रुपए और आंशिक क्षतिग्रस्त के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। राजस्थान विशेष आवास योजना है। तो ये सारी योजनाएं हैं जो इससे संबंधित चल रही हैं, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है। ये इसका सूखे से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि किसी और कोई आपदा हो जाए, भाई सूखा ये अकेली नहीं है ना, भूकंप भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो उस समय चलती है, तो मैं यहीं पर ले आई आपदा प्रबंधन के साथ। ठीक है, इसका सूखे से कोई लिंक नहीं है, आपदा प्रबंधन से संबंधित ये योजना है, पर आपका ये आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक भी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। नया टॉपिक है, थोड़ा सा दिक्कत आई थी इसका कंटेंट तैयार करने में, लेकिन अब ये बन गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फीडबैक सजेशन दे सकते हैं, इन सभी का स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।